कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि न्याजी साहब ठीक कह रहे हैं और दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि अहद न्याजी चल रहा है। न्याजी साहब की ऐसी काली ज़ुबान हुई है, जो जो बातें करते जा रहे हैं वो पूरी होती जा रही। इन्होंने अपने बेटे हसन न्याजी, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे, उससे मुलाकात के दौरान कि तुम्हारा मामा तो गया से लेकर इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक इनकी सारी बातें ठीक हुई हैं। और दूसरी बात है आँखों की ठंडक। आँखों की ठंडक जो है ये इसमें मैं आप अकेले आँखों की ठंडक सारी समेट के ले गए। मेरी भी आँखों की ठंडक है और आई लव माई आर्मी। एक का और मज़े की बात सुने कि एक का आर्मी चीफ बाप है, जब दूसरा आँखों का तारा है। दूसरों की आँखों का तारा फौज की पैदावार, नवाज शरीफ साहब फौज की पैदावार, इमरान खान को इक़्तिदार के मोटरवे पर फौज ने चढ़ाया। और मेरी आंखों की ठंडक क्यों नहीं? मेरी आंखों में की हमारे लीडरों की एक और बड़ा मजे की बात है जी बिल्कुल सही जी। और एक और बड़े मजे की बात है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, इमरान खान साहब समेत इनको मतलब हो तो फौज आहो चश्म है, और अगर मतलब निकल जाए तो अशूबे चश्म है। तो लेकिन हम मतलब के बगैर हमारी वो आंखों की ठंडक है। तो ये तो एक मौका परस्त हैं। वो इब्नुल वक्त और वो जो इक़्तिदार के लिए अपना हो तो कुरान पे एक्सटेंशन दे दो, ना हो तो गुजरात वाला जलसा कर दो, अगर मौका हो तो या मफाद हो तो कह दो आर्मी चीफ मेरा बाप है, हमारा बाप है, बाप की तरह होता है, और अगर मोह निकल जाए तो मीर जाफर मीर सादक बना दो। ये तो ऐसे ही है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात भाईजान, ये आपको मुबारक हो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाए। और उनकी इस वक्त वाहिद क्वालिफ़िकेशन ये है कि और कोई दौड़ में शामिल नहीं है। कोई क्वार्टर फाइनल में रह गया है, कोई सेमीफाइनल में इंजर्ड हो गया है, किसी ने वो गलत दवाइयाँ इस्तेमाल की, डोपिंग टेस्ट में आ गया, तो इसलिए फाइनल में अकेले खड़े हुए रिंग में। तो अगर आप वो उसको जीत कहते हैं तो आपको मुबारक हो। और ये मुल्क ओ भाई तो क्या करें उनके मुकाबले में कोई सारे नाहल हैं, अब क्या करें फिर भट्टी साहब? आप तो अजीब एक इम्पॉसिबल, अब क्या कहें? अब इलेक्शन कमीशन से कहें कि इमरान खान की नाअहलियत खत्म की जाए, उनकी पार्टी। ये तो नवाज शरीफ का कसूर नहीं ना यार, नहीं मेरे ख्याल करें आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो कसूर ही कोई नहीं है, कोई नहीं। उनका किसने कहा कसूर है? ठीक है। कोई उस्मा साहिबा देखें, जो कसूरी चक्की में है उनका भी कसूर नहीं। बिल्कुल ठीक। उस्मा साहिबा, आपने भट्टी साहब को गलत साबित करना है। अब जो आप इक़्तिदार में आएंगे ना, आप लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे इदारों के साथ आपकी लड़ाई हो, ताकि आपके ऊपर ये ना लगे कि जी इब्नुल वक्त लोग हैं। जब मतलब होता है, इलेक्शन का मामला होता है, तो उस वक्त तो ये खादिम बने होते हैं, झुके हुए होते हैं, आंखों के तारे बने होते हैं। जैसे वक्त निकल गया, सरिया बाहर निकल आता है और फौज का लड़ना शुरू। आपने इनको गलत साबित करना है। उस्मा साहिबा, मैं आपको गवाह बना रहा हूँ। आज मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, मुझे भट्टी साहब को गलत या सही साबित करने का कतई कोई शौक नहीं है। और भट्टी साहब लगे रहे, मतलब वो जो है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो वो लगे रहे। मतलब वो ये नहीं करेंगे तो फिर मतलब भट्टी साहब को जो है उनकी ज़रा ऑडियंस कम हो जाएगी, इसलिए उनको लगे रहना चाहिए। जहाँ तक गुजारिश है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात यह है कि ये एक ही बात 3 दफ़ा आपने जो है मुख्तलिफ उसमें हवाले में की कि जी हम लड़ पड़ते हैं और हमारा कोई दिमाग ख़राब है और हम जो है वो खामख़ाम मुल्क को जो है वो भी तकलीफ़ में डालते हैं, और हम तो खैर भुगतते ही भुगतते हैं ना, सियासतदान तो होता ही भुगतने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बचती। और दूसरा ये है कि क्या सारे वज़ीर आज़म गलत होते हैं? क्या सारे वज़ीर आज़म जो है सिर्फ सियासतदान गलत होता है? इदारों की तरफ से गलतियाँ नहीं होती? और अब जब इदारे ने कहा कि वो ए पॉलिटिकल है और वो अपनी गलतियाँ जो हैं वो उसको तस्लीम भी करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जमहूरी हुकूमतों का साथ देना चाहते हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ ना कोई कल था, ना कोई हो सकता है, ना होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखो ना, किसी जो सियासतदान है, एक वज़ीर आज़म जो है वो चढ़ गया, फांसी चढ़ गया, किसी ने 9-10 महीना किया, किसी ने जो है वो कैंपेन नहीं की, किसी ने मीर जाफ़र मीर सादक कह के और चौकीदार को गालियां देकर और उनके घर वालों को भी, और किसी को ना छोड़ा। उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म हाईजैकर बना दिया गया और उसको जो है जिला वतन होना पड़ा, उसको अटक के किले में जाना पड़ा। लेकिन उसने कोई लाइन क्रॉस नहीं की। उसने कहा कि नहीं, गलतियां लोगों से हो सकती हैं, इदारों का कसूर नहीं होता। इदारे हमारे जो है वो मोहतरम है, कोई पाकिस्तानी, वो सियासतदान हो या कोई हो, अपने इदारों के खिलाफ नहीं जा सकता। जो इमरान खान ने किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है।
उसने सियासत करता, वो कर रहा था ना, मीर जाफर मीर सादक करे चले जा रहा था, वो नाम ले रहा था हाजिर सर्विस अफसरों के, वो जानवर कह रहा था, वो क्या कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला। वो पेट्रोल बम फेंक रहा था, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसको 1.5 मिनट में 16 जमानतें मिलती थी, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। जब तक वो जो रेड लाइन बना हुआ था ना, उसने और उसकी जमात ने यह साबित किया कि पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की कोई इदारे की परवाह नहीं, ये हमारी रेड लाइन है। इस मुल्क में एक ही रेड लाइन है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की रेड लाइन को अगर कोई हाथ लगाएगा, पाकिस्तान की रेड लाइन की तरफ अगर कोई देखेगा, और उसी तनाजुर में मैं 1971 की बात कर रही थी कि ये बार बार, मुझे इसलिए खौफ आ रहा है कि ये बार बार 1971 की बात करते हैं। ये 9-10 मई कर चुके हैं, ये बता चुके हैं इनके अंदर टेंडेंसी है, ये दिखा चुके हैं ये कर सकते हैं, ये बता चुके हैं, इनकी ब्रीफिंग, इनकी ट्रेनिंग सब कुछ हुई हुई है। और हमें पाकिस्तान को किसी भी नागहानी हालत से बचाना है। आपका पॉइंट आ गया और आपकी अक्सर बातें बिल्कुल सही है, आप कह रही हैं, बिल्कुल सही है, ये जो आप फरमा रही हैं ऐसे ही होना चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी उस रेड लाइन का ख्याल रखेंगे जब इक़्तिदार में आएंगे। न्याज़ी साहब, जब इक़्तिदार में आती हैं पार्टीज़, इस वक्त क्योंकि नून लीग डिस्कशन है तो नून लीग की बात ही होगी, तो आपके नज़दीक ये हम देख रहे हैं कि चले नून लीग प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये 5 साल एक स्टेबल प्राइम मिनिस्टरशिप वज़ारत उज़्मा का दौर गुजरेगा, या आपको लगता है कि खुआ गलती कहीं से भी हो, वो गलती दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि ये तारीख का वो है, एक हम पे जबर है कि ये होना ही होना है कि प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं करने, गलती अब कहीं से भी होगी, वो लाजमी होगी। या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? कोई इमरान खान एज अ ऑप्शन तो खत्म हो चुकी है, तो नवाज शरीफ से लड़ाई कोई इदारा लड़ेगा तो किस बिहाफ पे लड़ेगा, अगर लड़ना भी चाहे तो, और स्टेबल दौर होगा? कामरान साहब, तारीख के कई सच है, कई सबक है, वाह, कोई एक नहीं है। एक तो ये है कि किसी वज़ीर आज़म को लियाकत अली खान समेत, ख्वाजा नाज़मुद्दीन समेत और इमरान खान साहब तक एक को नहीं वक्त पूरा करने दिया। ये उज़्मा बीबी ने बिल्कुल सही कहा है। जुनेजो को खुद लाए, जमाली साहब को खुद लाए और फिर निकाल दिया। जब इमरान खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब भी किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, तो मैं कहता था कि ये आप या झूठ बोल रहे हो और या आप जो है दोगलापन दिखा रहे हो। मुझे ये बताएं कि किस आर्मी चीफ की किस वज़ीर आज़म बनी। और तीसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब से इन्होंने 2018 के अंदर एक पेज पे इक़्तिदार संभाला, तो यकीन जाने कि मैं पहली भी आपको प्रोग्राम में बता चुका हूँ, मार्च 2019 में मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में मिलने गया कोट लखपत जी। शामी साहब मेरे साथ थे, शायद हबीब अकरम भी था और भी कई लोग थे। मैंने कहा मियाँ साहब जहाँ बैठे हैं ना, ये 2 साल बाद इमरान खान साहब इसी जगह पे बैठा होगा। माशाल्लाह, क्या ज़बान है आपकी। 22 मार्च 2018 को कॉलम लिखा था। और कहा था जी कि 2023 या उससे कुछ साल पहले नवाज शरीफ को जबरदस्ती ला के वज़ारत उज़्मा के ऊपर बिठाया जाए, ऐसा हमारे हक में दुआ कर दें। 2018 मार्च में कॉलम लिखा था। मैं बता देखें नहीं, सूरत हाल ये है कि मैं थोड़ा सा 1-2 बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ है, मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादती किसी भी वज़ीर आज़म के साथ नहीं। चल इस लिहाज से हुई है कि चल पाकिस्तान जो है 7वें आसमान को छूने वाला था, आपने एक बंदे को अनडू करने के लिए पाकिस्तान को अनडू कर दिया। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को कोई कसूर नहीं था। इमरान खान साहब का कसूर क्या था कि जब नवाज शरीफ साहब के साथ ये वारदातें कर रहे थे, तो इमरान खान साहब चेयर लीडर बने हुए थे और वो ऐसा शो कर रहे थे जैसे मैं ही कर रहा हूँ। उस सारी चीज़ों का, उनको जेल में डालने का, नवाज शरीफ साहब को सारी चीज़ों का क्रेडिट खुद ही ले रहे थे। नवाज शरीफ का बड़ेपन क्या है कि अब भी जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, किसी सियासी जमात का कोई कसूर नहीं है। उस अभी भी बिल्कुल ठीक है कि आपने 9 मई की वारदात की, उसके बाद आप के साथ ये जो कुछ बीती, उसका ये सारा खमियाजा उठ रहे हैं, भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ को क्या क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कोई इमरान खान साहब को गालम गलोच नहीं की, कोई तरीके, जैसे ख्वाजा आसफ साहब ने उस्मान डार साहब के बारे में बड़े मानस तरीके से अल्फाज किए। देखें, क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान जो है जिस विश्व साइकिल में है, देखें हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कस्बा पुरसी में या क्राइसिस में हुआ है। वो एक ऐसे शेर पे सवार है जो कि 1953 में ये उसकी सवारी की है। अब ये उतरते हैं तो या इनकी कमज़ोरी समझा जाएगा, या जो है शेर इनको हड़प कर जाए, उसकी डर की वजह से नहीं उतरेंगे। तो
तो मेरा ख्याल है कि हम जहाँ आए हैं, कोई नवाज शरीफ साहब आए, सर, आपका पॉइंट आ गया। ये मुल्क अब किसी से चलना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है। और न्यायी साहब माशाल्लाह जिस तरह की आपकी ज़बान है, लोगों को आपने जेलों में तो पहुंचा दिया, पत्ते भी कटवा दिए बोल बोल के। मैं तो कहूँगा आपसे दुआ करवाई जाए, हमारे हक में कोई ऐसी दुआ कर दें जो हमारे हक में हो। ज़बान आपकी इतनी मुबारक साबित हो रही है इस वक्त कि आपने नवाज शरीफ को जेल में मिलकर कहा कि इमरान खान 2 साल बाद आऊँगा, वो पहुँच गया वहाँ पर। हमारे हक में ज़रा जेल से बाहर वाली दुआ कीजिएगा। भट्टी साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे, 7वें आसमान को छू लेने वाली इकॉनमी थी। और नवाज शरीफ साहब तो नहीं अब गलत हो सकते ना हर केस में, तो अब क्या दूसरी साइड को भी देखना चाहिए कि जनाब चले अब प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे करने दें भाई, चलने दें इस निज़ाम को, ये भी होना चाहिए भट्टी साहब। पहली बात तो ये कि अब मैं अपने प्यारे बड़े भाई न्यायी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अब अडयाला जेल जाएं और इमरान खान साहब के साथ बैठें और उन्हें बताएं कि अगला कौन होगा। तो ये ज़रूर करें प्लीज़ मेरी जान। तो और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इन पे कुछ वक्त चल रहा होता है। एक सुन ले भट्टी साहब, इमरान खान साहब, भट्टी साहब अगर उनको ये पैगाम बचा लें कि अपनी जान बचवा लें, हकीकत है उनका इक़्तिदार में उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। भट्टी साहब जाइएगा ना, मैं अर्ली ब्रेक ले रहा हूँ, एक वापस आ रहा हूँ मैं, जाइएगा मत, मैं एक ब्रेक लेके आ रहा हूँ जी। ब्रेक लेते हैं। जो बात मैं भट्टी साहब और दूसरे लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ ये कि कालादम बलोच नेशनल आर्मी BNA के कमांडर सरफराज बंगलजई ने, जो कि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई हुई थी, 70 साथियों के साथ रियासत के आगे हथियार डाले। उन्होंने ये इकरार किया कि वो भारत से पैसे लेकर अपने लोग खून बहा रहे थे। वो इलेक्शन के प्रोसेस में आ रहे हैं और रियासत को फुल क्रेडिट जाता है कि जिस तरह इससे पहले गुलजार इमाम शम्बे जिनके हाथों में पाकिस्तान के कई मासूम लोग कत्ल हैं, उनको इल ट्रीट नहीं किया गया। मैं खुद का इंटरव्यू किया है, उनको रियासत ने जो है वो एक तरह की इम्यूनिटी दी है। तो ये मैसेज है पूरे बलोचिस्तान में उन लोगों के लिए जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं कि ये रियासत एक माँ का दर्जा रखती है, तो वो आपसे इंतकाम नहीं लेगी, वो आपको सज़ा भी नहीं दे रही। अब की दफ़ा वो कह रही है कि आप कौमी धाराएं वापस आएँ। अगर आपको बलोचिस्तान के इश्यूज़ का इदराक है तो आप आके इलेक्शन में हिस्सा लें, पाकिस्तान के आइन को माने, हथियार फेंकें, रियासत आपको गले से लगा लेगी। ये मैसेज है बलोचिस्तान के हमारे भाइयों के लिए। और ये मैसेज आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से गया है जब BNA के सबसे अहम कमांडर सरफराज बंगलजई ने हथियार डाले और इलेक्शन में आने का ऐलान किया है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।